हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा रहा होगा। आपके मैथ और रीजनिंग पोर्शन को जो फर्स्ट शिफ्ट का था उसकी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है, जिसमें सभी क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चंस को हमने नहीं छोड़ा है। सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप इस क्लास को देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल बता रहा है पाई आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप सभी को पता होगा, इतना सब आप पढ़ के गए होंगे। तो यहाँ से पाई उसका घात कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर 40 पाई। आर का मान हो जाएगा 40, दैट मीन्स 2√10 पाई। ओके, ये मान मिल गया हमें त्रिज्या का। क्या कह रहा है वो? वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग। अब इसी त्रिज्या के बराबर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है, जिसकी जो ए है, भुजा है, उसका मान क्या है? जो इस वृत्त की त्रिज्या थी, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी यहाँ पर है? 2√10 पाई। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 × 10, और पाई तो साथ में चल ही रहा है, तो कितना हो जाएगा? 40 पाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन हो जाएगा इसको। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। हाँ, कल बिल्कुल नहीं आया क्या? अब ये दिखेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है। यदि उनका मासा 11 हो तो संख्याओं का योग बताइए। जब दो संख्याएं अपने जब दो संख्याएं अपने अनुपात के रूप में लिखी होती हैं जब दो संख्याएं अपने अनुपात के रूप में लिखी होती हैं तो वो अपने सरलतम रूप में होती हैं। उनका मासा मान लीजिए उन दोनों से काट दिया जाता है। तो उनका मासा कितना बता रहे हैं? 11। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी यहाँ पर? संख्याएं हो जाएंगी 21 में गुणे 11, और दूसरी क्या हो जाएगी? 10 में गुणे 11। तो इस तरह से हो जाएगा 11, और 11 दूनी 22, और एक 23, और इधर कितना हो जाएगा? 110। इनका हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। तो योग कर दीजिए आप। ये हो जाएगा 1, 4 और 3, 341। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया था और उनका मासा दिया था, और मासा ही उनसे हटाया जाता है, तो मासा का गुणा दोनों तरफ हम कर देंगे तो हमारी संख्या मिल जाएंगी और उनका योग पूछा जाता है। अगला देखिए, एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अगर किसी स्मार्टफोन को हम पी रुपए में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। 10% का लाभ के मतलब है ये 110 वाली राशि है। 10% का लाभ होता है। और अगर स्मार्टफोन को हम क्यू रुपए में बेचें तो 4% की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब क्या है? ये 96 में बिका होगा। जब क्यू रुपए में बेचा गया होगा तो 96% वाला रेट ये दिया गया हो। इन्हीं का हमें क्या चाहिए था? P/Q चाहिए था। तो देख लीजिए, आप चाहो तो इनके क्रय मूल्य निकाल सकते हो। उनका रेशियो से कोई मतलब पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इनकी रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा? दो से काट दीजिए 55, और इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 48। तो कितना हो जाएगा? 55:48। फिर से समझ लीजिए, एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो पी रुपए में जब बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य 100 से कितना हो गया? मतलब विक्रय मूल्य कितना था? 10%, मतलब 110 था। तो ये जो विक्रय मूल्य है ये 110 के बराबर होगा। अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो गुणे 100 का कर दीजिए, हालांकि उसकी कोई जरूरत है नहीं। दूसरा दे रहे थे कि एक वस्तु है दूसरा स्मार्टफोन है, नहीं, उसी स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर इतने 4% की हानि होती है। तो 4% हानि का मतलब होता है वो 96 में बिका होगा। ठीक है, इनका अगर हमें रेशियो पूछा जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह के दो दिए गए, एक तो 110 110 अनुपात 96 भी दिया गया है जो ऊपर था,
और उसी को काट के ये भी दिया गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार किसी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि अगर किसी टोकरी में फूल हैं और वो हर एक मिनट में 2 गुने हो रहे हैं और 60 मिनट के बाद टोकरी अगर पूरी भरती है तो कितने मिनट पर वो आधी भरी होगी। उसका आंसर आप भी जानते हैं कि 59 मिनट था, 59 मिनट था। ठीक है, तो सॉरी 59 मिनट, 1 घंटे में पूरी भरती तो 59 मिनट उसका आंसर था। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। यहाँ पर हर दिन क्या होता है कि अगले दिन टोकरी में जितनी पहले दिन के होते हैं उसके जस्ट डबल हो जाते हैं। इस प्रकार टोकरी 24 दिनों में पूरी भर जाती है। टोकरी भर कितने दिनों में जाती है, 24 दिनों में पूरी टोकरी भर जाती है। 24 दिनों में भर जाती है। तो पूछ रहा है कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। जब वो भरना शुरू हुई थी तो वो कितने दिन के बाद अपने की 1/4 भरी होगी। तो यही से ऐसे लॉजिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 24 पे अगर वो पूरी भरी थी तो 23 पे आधी भरी होगी, और 23 से एक दिन पहले वो आधी की भी आधी होगी, मतलब 1/4 रही होगी। तो इस तरह से वो 22 दिन जब हुए होंगे तब वो टोकरी कितनी भरी होगी, 1/4 भरी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। जब वो 30 को क्या करता है, 30 को बेचता है, 30 का विक्रय करता है, तो उसको क्या होता है, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसकी जो हानि है वो कितनी है, 6 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो पूछ रहा है उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी, प्रतिशत हानि पूछ रहा है। देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 30 का विक्रय मूल्य, तो 30 अगर उसको हानि हो रही है तो क्या हुआ होगा, देखते हैं। 30 का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसमें अगर हम 30 का ही सेलिंग प्राइस 30 का ही सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य घटाएं 30 के खरीदने वाले मूल्य से, क्योंकि हानि हो रही है तो बेचने वाला मूल्य कम रहा होगा। 30 के खरीदने वाले मूल्य से 30 के बेचने वाले मूल्य को घटाएं तो हानि निकल आएगी, और वो हानि कितनी है, 6 का और क्या, विक्रय यानी सेलिंग प्राइस। अब इसको एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 का कॉस्ट प्राइस बराबर 36 का सेलिंग प्राइस। अब आप सेलिंग प्राइस को इसके नीचे कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर 36/30, मतलब क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 36/30, दैट मीन्स 6/5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, खरीदने वाला मूल्य जो हो गया है वो कितने रुपए हो गया है, 6 रुपए हो गया है, और बेचने वाला कितना हो गया है, 5 रुपए। तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। किस पर देखी जाएगी हानि, किस पर देखी जाती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 6, और प्रतिशत में निकालने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो मान कितना आ जाएगा, और 100/6 आपको पता है 16 से ही 2/3% होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, ये जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये वैसी नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर आंसर बताए जाएं। एक कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिटेल्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हों वो सभी क्लियर हो जाएं। जब हम मैथ को एक पूरे वे से लगाते हैं तो किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रहती उसमें शंका की। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है a+b+c बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर किसका मान हमें निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये बहुत सारी एग्जाम का, लाइक टीचिंग एग्जाम एंड एसएससी। तो देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। इसको तो हम सरल कर ही सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, ए बी सी। बी सी से बी सी कट जाएगा, ए बचेगा, और ए ऑलरेडी ऊपर है तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब। कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस सी ए से सी ए कट जाएगा तो बी ऊपर है, बचेगा बी क्यूब, और इधर बचेगा सी। तो आप ऊपर देखेंगे मान आया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। देखिए एक चीज और है, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे चलता चला जाए। ठीक है, लेकिन हमारा काम ये बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, जीरो। अगर हम इसका मान जीरो रखेंगे तो ये पूरे का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर क्या रह जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3abc। और ये बनता भी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, बराबर होगा 3abc। इसका मान हम यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना हो जाएगा 3abc और बटे abc। abc से abc कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम आप सभी जानते हैं, कक्षा 2 3 4 5 में 4 5 का तो बड़ा फेवरेट है ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम होता है और आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में आपको जब आप 13 में 18 का भाग लगाएंगे तो 0.7 करके आएगा और 29 में 36 का लगाएंगे। इस तरह से आप लगाते चले जाएंगे, आपको यहाँ पर 9 देखने को मिलेगा, यहाँ पर 8 5 पॉइंट सभी लगे होंगे। तो यही एक है जो कैसे क्रम में है, आरोही क्रम में। लगाने की जरूरत है नहीं, आप सभी जानते हो। अगला देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। दो अंकों की कोई संख्या है, उस अंकों का गुणनफल, ये हमने बताया भी था जब हमने मैराथन कराई थी, और मैराथन से काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए। हमने कहा या तो मैराथन से क्वेश्चन आएंगे नहीं तो उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन फंसे इसमें। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, दो अंकों की कोई संख्या है, माना की संख्या है 10x प्लस 22 और इसके अंकों का गुणनफल वो बता रहे हैं, यानी x इंटू वाई बराबर बता रहे हैं 36। अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, इस संख्या में से कितना घटा दिया जाए, 45 घटा दिया जाए, तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो जरा इसको करके दिखाते हैं आपको। 10x प्लस 22 और कितना घटाया जा रहा है, -45 करें, अंक बदल जाते हैं, मतलब इकाई वाला दाई बन जाएगा और दाई वाला इकाई। 10 बाई हो जाएगा और जो x था वो इकाई बन जाएगा। इसको अगर हम एक तरफ लाएंगे तो 10x, देखिए ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत ज्यादा उसको लगाने की जरूरत है नहीं। 10x में x ये कम होगा आके तो कितना बचेगा 9x, और ये 10 बाई इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब -9 बाई, 9 बाई बचेगा, बाई हट जाएगा और 45 उधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 9 कॉमन आ जाएगा और 9 का भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ मिल गया हमें x माइनस वाई बराबर 5, और ऊपर क्या था x इंटू वाई बराबर। देखिए चाहो तो आप इसको और आगे ले जाके हल कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। चाहो तो यहाँ पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला हिसाब कर सकते हो। 36 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर कितना हो 5। आपको पता है 9 चकु 36, और 9 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, सॉरी 9 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 5। यानी हमारे जो अंक होंगे वो क्या होंगे, 9 होंगे और 4 होगा, मतलब x और y के मान क्या होंगे 9 और 4, यानी संख्या हो जाएगी 9 और 4, 94। 94 में ये दाई और ये इकाई है। कोई भी ऑप्शन हमारे यहाँ इसमें नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और कंडीशन भी फॉलो होगी, आप घटा के देखिए, अंकों का गुणनफल कीजिए, न चौक 36 आ रहा है, और अगर इसमें 45 घटाओगे -45 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 9, और ये कितना मिलेगा 4 49। तो देखिए अंक बदल गए, 4 इधर आ गया 9 इधर आ गया। तो कंडीशन फॉलो हो रही है किस पर, 94 पर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रस्सी में भाग लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने आपको मैराथन में कराया था। रस्सी में भाग लेते हैं, 320 रस्सी में भाग लेते हैं, वो सब्जेक्ट वाला था जिसमें इतने इस सब्जेक्ट में पास होते उतने तो 20 दिए गए थे। 320 रस्सी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 जो है वो दोनों में भाग लेते हैं। देखिए इसको बड़ा आसानी से लगाया जा सकता है और ऐसे ही हमने लगवाया भी था। जो भी है तंबोला है, तंबोला, तो उसमें कितने भाग ले रहे हैं, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला में या रस्सी में भाग लेते हैं। 320 रस्सी में ले रहा है, 320 ले रहे हैं रस्सी में, और क्या कर रहे हैं, और 220, सॉरी 350 तंबोला में ले रहे हैं। 350 किस में ले रहे हैं, तंबोला में ले रहे हैं, और 220 दोनों में ले रहे हैं, 220 दोनों में ले रहे हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं, देखिए जब ये कॉमन ही है, जब ये कॉमन ही है तो कुल मिला के सदस्य कितने हुए, और
कोई ना कोई सदस्य किसी ना किसी जगह पे है, ये भी वो कह रहे हैं। कितने सदस्य हुए? 350 में प्लस 320 कितने हो जाएंगे? 670। इनको जोड़ लिया और ये क्या हो जाएंगे? ये है कॉमन, तो कॉमन वाले आप यहाँ से हटा दीजिए। 220 0 5 450। अगला देखिए, समझ में आया कि एक क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला खेलते हैं और या खेलते हैं रस्सी में भाग लेते हैं। 350 लोग हैं वो तंबोला खेलते हैं और 220 लोग दोनों में खेलते हैं और 320 लोग क्या खेलते हैं? रस्सी। तो यहाँ पर ये कॉमन है, जो इधर से भी जुड़ गए और इधर से भी जुड़ गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं को दोनों को जोड़ लेंगे और इस वाले को 320 को घटा देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी? क्लब में कितने सदस्य हैं, टोटल संख्या निकल आएगी। अगला देखिए, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वो ये कह रहे हैं, अगर वर्तमान हम मान लेते हैं, थोड़ी देर वर्तमान आयु उसकी हम x मान लेते हैं और कह रहा 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में के व्युत्क्रम, 2 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी? x-2 और इसके व्युत्क्रम की बात हो रही है तो 1/x-2 हो जाएगा। आगे कह रहा है और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग, और अब से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x+2। इनका योग जो है वो कितना है? 2/3 है। इनका योग 2/3 है, तो a की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप चाहो बाई ऑप्शन लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पर बाई ऑप्शन लगाते हो, देख लीजिए 4 लगाते हो तो कितना हो जाएगा? 4 से 2 जाएगा, मतलब 1/2 प्लस 4, 1/4 और 2 6। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 1 यानी 4/6, तो 2/3, और हमारा मान यही बता रहा था कि 2/3। यहाँ से बाई ऑप्शन ज़्यादा आराम रहेगी, अगर आप सॉल्व करोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, बट बाई ऑप्शन सबसे बेटर है। आप लगा के देख लीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? 4 ईयर्स। और तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा शायद। 7 5 बचेगा, 7 2 9 नहीं करेगा, और 5 5 से 3, 5 2 7 नहीं, कोई नहीं करेगा इसके अलावा। अगला देखिए, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कोई धातु का गोला है और उस गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या। इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना, देखिए ये भी हमने आपको बताया था, आयतन में एक तरह की आकृति को जब दूसरी तरह की आकृति में हम बदलते हैं, आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन वहां पर था, वहां घन घनाभ में था। एक तरह की आकृति को जब दूसरी तरह की आकृति में बदलते हैं तो उनके आयतन हमेशा समान रहते हैं, और एक तरफ की कोई भी मान पूछी जाती है तो उसका हम मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या दी गई है, यानी इसका आयतन निकाला जा सकता है, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ये होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन हो गया। अब क्या कह रहा है? इस गोले को पिघलाओ या कुछ भी मान लो, इससे तार खींचा जाता है, और तार की जब बात आती है तो तार को हम किस में काउंट करते हैं? बेलन में काउंट करते हैं। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन इसका होता है πr²h, ठीक है, πr²h, मतलब ये मान इस मान के कहीं ना कहीं बराबर होगा। चलिए देखते हैं, πr²h बराबर 4/3 πr²। करना क्या है इसमें? करना क्या है कि खींचा जाता है किसी धातु के टोटल व्यास का कितना लंबा तार खींचा जाता है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, दैट मीन्स एच पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पर जो बेलन का आयतन है, बेलन के आयतन में हमें आर की जरूरत पड़ेगी, और आर वहां पर दिया गया है कि उसका व्यास दिया गया है कितना है? 4 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका जो व्यास हो जाएगा वो त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 मिलीमीटर। किसकी त्रिज्या? उस तार की त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग इंटू एच बराबर 4/3, पाई तो कट ही गया था, आर, इसका आर कितना था? 3 सेंटीमीटर। तो 3 और सेंटीमीटर का मतलब, और मिलीमीटर में इधर दिया है तो मिलीमीटर को हम किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मिलीमीटर। तो इसका क्या कर देंगे हम? वर्ग कर देंगे, ठीक है। इसका हम वर्ग कर देंगे। अब आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4
h बराबर 4/3, और इसको अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 2 0, ठीक है, और 4 से 4 कट गया, सॉरी पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब था तो पाई आर क्यूब है, मतलब कितना होगा, 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 तिया 27, और जीरो कितनी, 3 जीरो, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000, 9,000, और क्या आया ये मीटर, किसका मान आया है, एच का मान आया है, ये एच क्या है, उस तार की लंबाई है, जो तार बनाया गया उसकी एच क्या है, लंबाई है, तो ये आया मिलीमीटर में, आंसर हमें दिए हैं मीटर में, और मिलीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए कितने का भाग लगाते हैं, 1,000, इस तरह से इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 9 मीटर, ठीक है। चलिए, ये क्यूब होता है जो ऊपर हमने दिया था ना, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है रूट, उसके अंदर दिया है ब्रैकेट 1 प्लस इसको देख लेते हैं यहीं पर, इसको यहीं पर देख लेते हैं, रूट 1+27/169 इज इक्वल टू दिया है ये, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको लगाएंगे तो यहीं पर देख लीजिए, 169 में एक बार जाएगा और 27 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 196, कौन हो जाएगा 169, और इसका भी क्या है, हमें वर्गमूल लेना, इज इक्वल टू 1+x/13, ठीक है। अब इसको आप देखोगे तो कितना बार आ जाएगा, 14, इसका वर्गमूल 14 होता है और इसका वर्गमूल 13 होता है, 1+x/13, देखिए 13 यहाँ भी बेस में है, 13 यहाँ भी बेस में है, ऊपर 14 है, तो x की जगह कितना, अगर हम x की जगह, अगर हम x की जगह 1 रख दें, कितना रख दें, 1 रख दें x की जगह, तो जो इस साइड में है वही उस साइड में हमें मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप चाहो तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 का एलसीएम लो और उस तरह से भी लगा सकते हो, लेकिन चाहो तो आप मान रख कर भी इसको लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन चाहे जैसे भी लगाओ x का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, एक समकोण त्रिभुज है, ये दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्या है, इसका आधार, इसकी ऊंचाई इसके आधार से इतने सेंटीमीटर कम है, मतलब अगर ये x है तो इसका मान कितना है, x-6 है, ये हो गया, आधार से ये कम हो गया, और इसके कर्ण का मान दिया जा रहा है कितना, 218, 218, और वो भी रूट में, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, हमें यही भुजाएं दोनों पता करनी है। देखिए तरीका आपको सबको पता होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग में प्लस लंब का, ये होता है। अब यहाँ पर आप चाहो तो इन दो भुजाएं क्योंकि पूछेगी और मान भी उन्हीं के दिए होंगे, आप चाहो तो ऑप्शन से उठाकर रख सकते हो कि किनके वर्गों का योगफल कितना आता है, 218। देखिए 10 और 16 का करेंगे तो उनके वर्गों का योगफल 218 से बहुत ऊपर चला जाएगा, 9×9 = 81 और 15 225 नहीं और ऊपर चला जाएगा, 25 इसका कितना होता है 25, और इसका कितना होता है 121, इसका भी कमी रह जाएगा, वहां 218 तक नहीं पहुंचे, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके वर्गों का योगफल कितना हो इसके कर्ण को सेटिस्फाई, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे शायद देखो तो 13 या 7 होती हैं दोनों मिला के, अगर इनको निकाला जाए, ठीक है। अगला देखिए, निकालने की जरूरत है नहीं उसको। अगला देखिए, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे है। देखिए ब्याज कैसा दे है, तिमाही दे है। देखिए तो मूल राशि कितनी थी, मूल राशि थी 15,625, ठीक है। यहाँ पर दर आर कितनी है, 16% है, और वो भी कैसी है, ईयरली है, ईयरली है। अच्छा दूसरा क्या है, समय कितना दिया गया, टी, 9 माह दिया गया, और हमसे पूछ क्या रहा है, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज हमसे पूछ रहा है, सी आई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ब्याज क्या हुआ, अब बात समझिए, और ब्याज दे कैसा है, ब्याज दे है तिमाही, तिमाही दे है, मतलब हर तीन तीन महीने में उसको ब्याज देना पड़ता है। अब आप बात समझिए,
जब ब्याज तिमाही दे होता है और यहाँ पर ये कैसी काउंट हो रही है, सालाना काउंट हो रही है, तो इसको भी हमें सही करना पड़ेगा तिमाही के अकॉर्डिंग। कितनी हो जाएगी, एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है, क्योंकि 12 है। तो यहाँ पर इसका भी रेट भी कितनी हो जाएगी, मात्र 4% हो जाएगी, 4 का भाग लग जाएगा क्योंकि 4 तिमाही होती है, तो रेट हो जाएगी 4%। और 9 माह है, अगर हम इसको तिमाही में बनाएंगे तो कितनी तिमाही बनेगी, तिमाही बनेगी ये 3 तिमाही। अब आप आराम से इसको लगा सकते हैं। अच्छा, लगाने के कई सारे तरीके, या तो आप फॉर्मूले से लगाओ, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और सिंपल तरीका क्या रहता है कि आप जो ये है यानी कि जो प्रतिशत है, दर है, उसको आप भिन्न में बदल लीजिए। तो 4% को भिन्न में बदलोगे तो 4/100 करोगे, मतलब 1/25। अब बात क्या बनेगी, अब होगा कुछ इस तरह से कि 25 थे पहली साल में, फर्स्ट ईयर में, और 25 बढ़ के कितने हो गए, 26। एक बढ़ रहा है ना इसमें ब्याज, तो 25 से 26 हो गए। फिर से 25 से कितने हो जाएंगे ये, 26। फिर से 25 से कितने हो जाएंगे ये, 26। हम देखेंगे कि हमारा धन 3 बार बढ़ा है तीनों तिमाही में, 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, या 100 से 104, बात वही है, 100 से 104 हुआ, 100 से 104 हुआ, 100 से 104 हुआ, बात तो वही है ना। आप इसको करो, मूलधन लिखो, फिर 100 भरा, 100 से 104, 100 से 104, 100 से 104, वही यहाँ पर लिख दिया। इनको अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात है कि इसका मान कितना आएगा, 15,600, 15,625, 15,625 ही आएगा। यहाँ पर क्या है, अब हमें 25 का तो मिल गया, 26 का देख लेते हैं। 26 के अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो ये बनता है जाके 17,576, 17,576, ठीक है। आप घन करके देख लें और इसका मान यही है। अब क्या हुआ, ये तो था मूलधन, और ये क्या बन गया, मिश्रधन। ये मूलधन था, ये मिश्रधन हो गया, और इन्हीं का अंतर जो होता है वो क्या होगा, ब्याज। और कैसा वाला ब्याज, चक्रवृद्धि वाला ब्याज। तो अंतर आप अगर इसको निकालोगे, 6 1 5, और ये 5 15 से 6 9, और ये बचेगा 1, 1951 रुपये आपका आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। संख्या, बड़ी संख्या क्या है, देखिए दो संख्याओं का योग 480 है, तो यहाँ पर आप मान सकते हो दो संख्याएं अगर 480 है, तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली कितनी हो जाएगी, x। तो यहीं पर दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी बराबर हो जाएगी दो संख्याओं का योग 480 माइनस x, ठीक है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, और बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, सपोज यही बड़ी संख्या है और इसमें 2% की अगर हम कमी करते हैं, ये 100 वाली है, 2% कमी का मतलब है 98, 2% की कमी की जाती है, और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। और जो छोटी संख्या है यानी 480 माइनस एक्स है, 480 माइनस एक्स है, उसमें 10% की वृद्धि की जाती है। तो ये भी 100 वाली दी है, और 10% की वृद्धि का मतलब है 110। ये तो संख्याएं बराबर हो जाती हैं, आप इनको बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, 100 से 100 कट जाएगा, और इसको भी काट ही दीजिए आप, 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा 49, और ये कितना आ जाएगा 55, ठीक है। अब 49x बराबर 55 का गुणा इसमें हो जाएगा 480 में गुणे 55, और माइनस 55x को आप इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 9 5 14, और 9 5 14, और 5 4 9, और 1 10। इस तरह से 101x बराबर 480 में गुणे 55। एक बारी देख लेते हैं जरा सा, क्या कह रहा था, दो संख्याओं का योग 480 है, ठीक है। ये बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, बड़ी संख्या x 2% की कमी की जाएगी, 98 हो जाएगा। और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, छोटी संख्या में 10% की वृद्धि, तो 100 थी, इसको 110 किया जाता है, तो दोनों कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती हैं। और इस तरह से आगे क्या कहना है, तो बड़ी संख्या है लगभग, ठीक है, बराबर होती है, बड़ी संख्या है लगभग। चलिए देखो,
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कट गई, 100 से 100 कट गया, 2 से इसको काट दिया, 49 आया, इधर कितना है 55, 49 एक्स इधर था, 55 एक्स इधर हो गया, 55 का गुणा इसमें हो गया। अब देखिए 55 एक्स को 49 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 5 14 4, तो कहेगा 9 5 14 4 और 5 4 9 1 10, 104, एक्स का मान हो जाएगा 480 में गुणे 55 बटे 104। 104 को काट दीजिए, 13 से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 एकन 8, 8 तियाँ 24, 8 से इसको काट दीजिए, 8 छंग 48, जीरो से। ठीक है, अब ऊपर का गुणा कर दिए क्योंकि 13 से कुछ कटेगा नहीं, तो जीरो हो जाएगा, और 56 से 30 की जीरो, 56 से 30 और 3 33 बटे, ठीक है, तो 3300 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी बड़ी संख्या, और हमने एक्स को ही बड़ी संख्या माना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 3300 बटे 13। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एक रहा वृत्त, इसका ये रहा त्रिज्यखंड, ये रहा यहाँ पर कोण थीटा। क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या तो कितनी दी जा रही है, 14 सेंटीमीटर है, और सेक्टर का क्षेत्रफल भी दिया जा रहा है, इसका एरिया दिया जा रहा है, एरिया कितना है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। या त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बताइए। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो त्रिज्यखंड है इसके क्षेत्रफल का मान होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, गुणे थीटा अपॉन 360, ये होता है, जितने का कोण होता है उसके बटे पूरे कर देते हैं 360। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है हमें, कितना है 102.7 सेंटीमीटर बराबर, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया 14, 14 का अगर हम करेंगे तो 14 गुणे 14 इंटू थीटा का मान पूछा जा रहा है 360, हमारा नीचे आ जाएगा। अब आप इसको काट सकते, तो काटिए, 7 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 180 बार, फिर 2 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 90 जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 45 जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 7 से इसको और कट जाएगा शायद, 7 एकम 7 और 3 32, 7 चौक 28, नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, मतलब हमें गुणा ही करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 102.7 और मल्टीप्लाई बाई 45, और हम इसी को डिवाइड में भी ले आ रहे हैं, कितना 11, और गुणे कितना है 7, कटेगा नहीं, सही है ये, तो बटे 7 हो जाएगा, और यही मान किसका आएगा, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मान आएगा कितना 60, इस तरह से इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला है 4 की पावर दिया गया है x प्लस 1 और प्लस 4 की पावर दिया गया है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 दिया गया है, इसको हमें हल करना है। तो देखते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा सा लगाने का तरीका देख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 4, क्योंकि ये जोड़ में कितना था x प्लस 1, अभी जोड़ में है तो इनको हम कर सकते हैं, 4 के साथ x को अलग कर सकते हैं, इंटू 4 को अलग कर सकते हैं, एक घात है तो वो एक बनी रहेगी, प्लस 4 के साथ 1 अलग कर दीजिए, और इंटू 4 के घात माइनस x अलग कर दीजिए, बराबर 10, तो ये था। आगे देखिए, ये बनेगा 4 की घात x इंटू 4, और इधर बनेगा प्लस 4 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा माइनस 4 की पावर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें से क्या करते हैं, 4 को हम मान लेते हैं, 4 की पावर x को चला पाना आगे तक थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पर हम लेट
मान लेते हैं 4 की पावर x इज इक्वल टू आप a मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लगाइए इसकी जगह पर और इसकी जगह पर वैल्यू, सॉरी ये प्लस ही रहेगा माइनस ही रहेगा, ये ध्यान रखना, माइनस ऊपर था नीचे प्लस हो जाएगा, तो ठीक है। अब a मान लगाइए तो कितना हो जाएगा ये 4a प्लस 4/a, ठीक है। 4 की पावर x का मान ये रख दिया तो 4a हो गया, नीचे 4 ऊपर था और नीचे क्या था 4 की पावर x, तो उसका मान भी ये रख दिया। इसको अब आप लगा तो कितना आया मान a बराबर, तो 10 चल ही रहा है और कितना चल रहा है 10, a आ गया इसका मान। एलसीएम ये आया तो ऊपर कितना हो जाएगा 4a, 4a स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और बराबर कितना है 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 और उधर चला जाएगा ये कितना हो जाएगा बराबर 10a, 10a को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो कैसा आएगा 4 चौको 16, यानी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर 16 को कैसे करें तो हम कर सकते हैं 8 दूनी 16, माइनस के 8 ले लें और माइनस के 2 भी, 8 दूनी 16, माइनस का जब जुड़ेंगे तो माइनस का 10 होगा, लेकिन जब गुणा होगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है 4a कॉमन मिल रहा है, 4a कॉमन मिलने के बाद क्या बच रहा है a माइनस 2, यहाँ पर क्या माइनस 2 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बच रहा है a माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ दो मान हमें मिलेंगे, दो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 4a माइनस 2 और a माइनस 2। देखिए सिस्टम सही काम कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रही है, बराबर 0, ठीक है। अब इनको अगर आप अलग अलग रखेंगे तो क्या आपको मान मिल जाएंगे 4a माइनस 2 बराबर 0, a का मान यहाँ से आ जाएगा 1/2, एक तो हमें a की वैल्यू ये प्राप्त होगी, दूसरी क्या हो जाएगी a माइनस 2 बराबर 0, a माइनस 2 बराबर 0, तो a का मान कितना आ जाएगा 2, दूसरा a का मान। अब यहाँ पर जो 4 की पावर x है उसको देख लेते हैं, a की जगह रखेंगे कैसे, 4 की पावर x ये एक ही जगह हो गया बराबर 1/2 मान निकला था। अब इसको देख लीजिए, यहाँ हम कर सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, ये दो पावर कर लेंगे क्योंकि हमें क्या करने हैं बेस समान करने हैं। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो मान हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा अगर देखें तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, एक तो x का मान आ गया -1/2, दूसरा यहाँ पर लगा के देखेंगे कैसे, देखिए कितना है a बराबर 2 है, a बराबर 2 है, a का मान लगा देंगे कितना 4 की पावर x, 4 की पावर x बराबर 2, उसको भी फिर से कर लेंगे 2 की पावर 2x, ये 2 है ना, इस तरह से हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, ये 2 की पावर 1 है, बेस फिर से समान है, घातों की तुलना हो जाएगी, 2x बराबर 1 है तो x का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं हल, एक तो मिल रहा है 1/2 और एक मिल रहा है -1/2, उपयुक्त में से अधिक, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और -2x प्लस 4 हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं, क्या है कि हमें इसमें से इसमें भाग देना है, इस समीकरण में हमें भाग देना है किसी बहुपद gx से, और जब हम भाग देते हैं तो हमें भागफल के रूप में क्या मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिलता है, और शेष फल के रूप में क्या मिलता है -2x प्लस 4 मिलता है। तो इसी gx का हमें मान पता करना है कि कितना होगा, ठीक है, या किससे भाग लगाया गया होगा। आप एक थोड़ी सी बात जानते हैं, उस लैंग्वेज को भले ही ना आप समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक लैंग्वेज तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या रहता है शेष, ठीक है। जिसमें भाग दिया जाता है उसको अगर हमें निकालना हो तो हम भाजक में, यानी जिससे भाग दिया जा रहा है और जो भागफल आ रहा है इन दोनों का गुणा कर दें, और जो शेष बच रहा है उसको अगर हम जोड़ दें तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाता है, और इसका मान दिया है, कितना दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 को एक बहुपद, ठीक है। आगे देखते हैं भाजक क्या है,
भाजक जी एक्स है, कितना है भाजक जी एक्स से किया जा रहा है, और बच क्या रहा है, भागफल क्या आ रहा है, भागफल आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक ये आ रहा है भागफल, और शेषफल कितना आ रहा है, -2x प्लस के 4, ये आ रहा है शेष। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हम इसको एक तरफ रखें और इसको इस तरफ ले आए तो इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एक्स जी एक्स इंटू इंटू में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कर देते हैं, तो ये वाला इधर ही रहेगा, ये हमने इधर ही रखा है, ये वाला क्या है, एक्स पावर सी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और ये वाला उधर जाए, तो यहाँ पर ये जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का ये, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस 2x, और ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब जरा इसको देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और ये एक्स मिलकर कितना हो जाएगा 3x, और इससे इसके घट के कितना बचेगा -2, और ये सब किसके बराबर चल रहा है, इसके। अगर हमें केवल gx का मान निकालना हो तो हमें इसका इसमें भाग लगाना पड़ेगा, तो एक बारी और लिख लेते हैं, अगर लिखने की बात है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग कितने का लगेगा, इसको जरा पीछे कर दीजिए, gx भाग लगेगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, देखो कितनी बार जाएगा, एक्स बार जाएगा, जब एक्स बार जाएगा तो एक्स का इसमें गुणा होगा, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, आप घटाएंगे तो देखेंगे चिन्ह बदल जाएंगे और इससे ये कट जाएगा, आगे देखिए तो ये कितना बचेगा, माइनस माइनस के 2x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 2x, प्लस का 2x बचेगा। ठीक है, उसको नीचे उतारेंगे -2, अब हम कितने का यहाँ पर कितने का गुणा कर दें, यहाँ पर -2 का कर दें, -2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2x, और ये कितना हो जाएगा -2, जब हम घटाएंगे तो चिन्ह फिर से बदल जाएंगे, और चिन्ह बदलने में क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 2x से 2x कट गया, और 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, मान कितना आ गया, शेषफल में 0, यानी तब किससे भाग लगाया गया होगा, x-2 से, तो यहाँ पर जो gx की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, x-2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफी लेंदी है, देखा जाए तो एक वनडे एग्जाम के लिए और एक कम समय वाले एग्जाम के लिए ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंदी माने जाते हैं, और आपके एग्जाम में इस सुबह वाली शिफ्ट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए जो थोड़े से लेंदी है। ठीक है, जो बेसिक अरिथमेटिक से हटके हैं। ठीक है, आगे देखो, जो आपके कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है उससे थोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है, हर वर्ग आयत होता है, बात सही है, हर वर्ग आयत होता है, हर आयत वर्ग नहीं होता, ये प्रॉपर्टीज में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई व्रत अति परवलय नहीं है, नहीं, हर व्रत दीर्घ व्रत है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। अगला देखिए, एक खिलौना एक शंख के आकार का है, इस किस तरह से बनेगा, एक खिलौना है और किस आकार का है वो, एक शंख के आकार का है, शंख के आकार का है, जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा है, और ये किसके ऊपर रखा है, एक अर्धगोले पर, ये गोला है, ये अर्धगोले पर रखा है, और इसका भी व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 3.5। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई का मतलब है यहाँ से लेके और यहाँ, ये कितनी है, ये ऊंचाई है 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, खिलौने का आयतन हमें निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा आयतन। एक तो हम इस शंकु का आयतन निकालने, खिलौने का आयतन हो गई क्या, ये देखिए, खिलौने का आयतन
बराबर होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का क्या होता है, पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, बटे 2, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें जब हम मान लगाएंगे आर दोनों जगह बराबर रहेगा, क्योंकि यही आर काम करेगा शंकु के लिए और यही आर काम करेगा किसके लिए, गोले के लिए। आर का मान समान रहेगा। एच का मान आपको बता दें कि एच जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, पूरा एच को इतना लिया गया है। तो एच सॉरी वो जो ऊंचाई है वो इतनी है, और एच आपका यहाँ से इतना लिया जाएगा, और इस एच का मान हो जाएगा 14.5 से हम कितना घटा देंगे, कितना घटा देंगे, जो त्रिज्या है यानी 3.5 बचेगा। तो ये 11 बचेगा आपका एच। एच का मान कितना बचेगा, 11। फिर से समझ लीजिए, 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर का मान 3.5 हर जगह लगेगा, यही आर का मान है। एच का मान कितना हो जाएगा, 11, केवल ये वाली ली जाएगी, ये वाली ऊंचाई, प्लस 2/3 पाई, सब वही है, आर का मान वही है। जब आप इसमें मान रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर लगभग बिल्कुल सही आ जाएगा। और शायद जो हमें लग रहा है कि 231 के करीब है, शायद कैलकुलेट करना यही उत्तर है, शायद देख लेना। फिर भी इन दोनों में है कोई, हमें याद नहीं है एग्जैक्ट, लगा चुके हैं लेकिन याद नहीं है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के बाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय ये और ये का एक अनूठा हल है। द्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर अनंत हल होते हैं तो क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लेकिन यहाँ पर अनूठा हल बता रहा है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कैसा हल होगा, अनूठा या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए देख, यहाँ पर a1 का मान कितना, ये माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ ये माइनस का चिन्ह लगा है, कितना है, x माइनस के वाई, एक्स माइनस के वाई। देखिए यहाँ पर a1 का मान अगर हम ऊपर निकाल लें, चाहे यही निकाल लेते, a1 बराबर 1 है, x का पद क्या है, 1 उसके साथ जो लगा है, और a2 बराबर कितना है, 3 है, a2 बराबर कितना है, 3 है, b1 बराबर कितना है, k है, और b2 बराबर कितना है, 2 है। ये मान कुछ इन समीकरणों के हैं। ठीक है, अब आप लगा के देखिए, a1 1/a2 3 डज नॉट इक्वल टू b1 k अपॉन b2 2। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका माइनस के है मान, सॉरी इसका मान कितना है, -k। ठीक है, अब देखिए आप, k का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके, अगर आप इसको बराबर, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और माइनस इसके इधर, तो k कितना नहीं होना चाहिए, -2/3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ k का मान क्या नहीं है, 2/3, और यही नहीं होना चाहिए, तभी ये कैसा होगा, एक अनूठा हल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, यदि समीकरण 3k x स्क्वायर 3k x स्क्वायर -25kx प्लस k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो, इनके मूलों का गुणनफल, ये कहीं लिख देते हैं, मूलों का गुणनफल कितना दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यह समीकरण दिया है कि मूलों का गुणनफल 3 हो, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जब देखेंगे तो a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है 3k, b का मान है
-25k और c का मान है k प्लस 8। ये सभी मान अलग अलग हैं, k प्लस 8। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, वही अगेन मूलों का गुणनफल बराबर होता है c अपॉन a। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a, अचर पद बटे ए का जो भी मल्टीपल होता है, जो उसका गुणज रहता है उसको। ठीक है, तो देखते हैं c का मान कितना है, k प्लस 8 अपॉन a का मान कितना है यहाँ पर 3k, और मूलों का गुणनफल पहले से दे रखे हैं, कितना कितना दे रखे हैं 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9k इज इक्वल टू k प्लस 8, इधर आ जाएगा 8k बराबर 8, k बराबर 1। यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, k का मान 1। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है log √2 बेस में है और कितना है 32 का मान क्या हो, का मान पूछ रहा है। देखिए लॉग में दो फॉर्मूले रहते हैं यहाँ पर जो लगेंगे, पहला है लॉग, आप इसको मान लीजिए a और इधर कर दीजिए b, बेस में a और b, तो इसका मान निकलता है लॉग b अपॉन लॉग a। ठीक है, वही यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, क्या दिया गया है, लॉग 32 ऊपर हो जाएगा बटे लॉग √2 नीचे। 32 को कैसे लिख सकते हैं, लॉग 2 की घात 5 बटे लॉग √2 को कैसे लिख सकते हैं 1/2। देखिए एक और होता है लॉग m की पावर n अगर हो तो उसको लिख सकते हैं n log m। इस तरह से हो जाएगा, सॉरी 5 log 2 डिवाइडेड बाई 1/2 log 2। log 2 से log 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5/1/2, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा 10। तो ये थोड़े से एक जो बिल्कुल कंपटीशन लेवल की होती है, मैं तो उससे थोड़ा सा हटके आगे देखिए। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग, ये है प्रयागराज और ये है पटना, और कितने मार्ग हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के, मतलब प्रयागराज से पहले पटना जाओ और यहाँ से कहाँ जाओ कोलकाता जाओ, कोलकाता जाओ तो वहां जाने के कितने रास्ते हैं, वहां जाने के संभव रास्ते, सॉरी प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, 5 मार्ग बना दिए, और 4 मार्ग पटना से कोलकाता, कितने मार्ग हैं 4 मार्ग पटना से कोलकाता के लिए हैं। तो पटना होते हुए मतलब यहाँ होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभावित रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, ये तो नॉर्मल बात है, वैसे तो 5 में गुणे 4 करके आप 20 आंसर इसका निकाल सकते हो, दोनों रास्तों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुल रास्ते आ जाएंगे। लेकिन देख लीजिए कैसे है, अगर हम इस रास्ते से जाते हैं और पटना पहुंच के इस रास्ते से चले जाते हैं तो एक तो ये हो गया, इसी रास्ते से जाके इस रास्ते से चले जाते हैं तो दूसरा हो गया, इसी से जाके इधर जाते हैं तो तीसरा, इसी से जाके इधर जाते हैं तो चौथा। कुल मिला के इस रास्ते से जाने से हमें कितने रास्ते मिल जाएंगे 4। ऐसे करके सभी से अगर जाएंगे तो अल्टरनेट रास्ते होते चले जाएंगे, और 4 रास्ते हर जगह से हमें मिल जाएंगे इन पांचों से, पांचों से 4 रास्ते मिल जाएंगे, तो कुल रास्तों की संख्या कितने प्रकार से जाया जा सकता है 20 प्रकार से। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1 हो, a का मान कितना है 1 है, d बराबर 2 है, c बराबर 4 है, तो निम्न में से 3 किसको दर्शाता होगा। देखिए ये तो एक वैसे होता है देखा जाए, लेकिन डी का मान 2 तो नहीं होता है ना, और पी का मान 4 भी नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो किया गया होगा जो हमने देख पाया इसको। तो ए का इसको क्या किया गया है, इसको 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही रहता है, 2 का वर्ग जो कि 4 रहता है और डी की वैल्यू करता है 4 दैट इज 16 जो पी का मान होता है, और 3 दैट इज 9 जो कि आई का मान। अगला देखिए, कोड शब्द को 15 16 19 91, देखो C 4 2 2 2 4,
और इसको देखिए स्टेप को 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो दो का बनाया गया है जोड़ा यहाँ पर। और हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो स्पॉट का क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना होता है, जिस लेटर का ऊपर जो कोड दिया हो वही कोड आप यहाँ पर लगा दीजिए। एस का क्या दिया था, एस कहीं पर था, स्टेप में था 18, तो एक तो 18 हो जाए, एक तो 18 हो जाएगा, ठीक है। पी का क्या दिया था, पी कहाँ पर है, ये लास्ट में यानी 22, तो 22 हो जाएगा। और पी के बाद ओ का क्या दिया था, ओ का दिया था 16, 16 हो जाएगा। ओ के बाद टी का क्या दिया था, टी कहाँ गया, ये सेकेंड यानी 76, 76 हो गया। और ई का क्या दिया था 91, 90। ये जहां कहीं भी मैच कर रहा हो वही हमारा आंसर है। और हमें लगता है ये मैच कर रहा है किसमें, बी में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है दिए गए चित्र में कितने वर्ग बन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 बराबर है 2 3 4, ठीक है। आप इसको 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 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 3 चौका 9, 2 दूनी 4, 16 और 9 25, 4 29 और 1 23। तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे। अगला देखिए, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। रबर, पेन, पेंसिल, कागज, इन सबको एक दूसरे से यूज किया जाता है, मतलब पेंसिल से कागज लिखा जाता है, रबर से हटाया जाता है, पेंसिल ये सब है। पुस्तक एक अलग चीज होगी जो कि पठन के कार्य में यूज होती है। निम्न की श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 240, देखो 240 का ये आधा हो रहा है, तो दैट मीन्स इसमें कितने का गुणा किया गया होगा, 1/2 का, ठीक है। तो कितना हमें मिल जाएगा 120। अब 120 के आगे की संख्या क्या होगी वो बात की बात है। आगे क्या है 180 मिल गया। तो यहाँ तो 1/2 नहीं किया गया होगा, क्योंकि 1/2 करने से 60 हो जाएगा। और 60 और फिर तो और, मतलब यहाँ थोड़ा सा तो घटा है, लेकिन आगे चल के ये घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है मान। तो यहाँ पर जो श्रेणी बनेगी, जो गुणा किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा, 1/2, यहाँ पर 2/2, और यहाँ पर आएगा 2/2 का मतलब कुछ नहीं, मतलब 120 ही मान आ जाएगा। जो यहाँ पर खाली जगह है वहां पर कितना आ जाएगा 120, तो यहाँ पर आ जाएगा 120। फिर इसमें कितना हो जाएगा 2/2 और 3/2, मतलब 3 गुना करके 2 का भाग, इसको ये आ जाएगा, इसको 4 गुना करके 2 का भाग, और आएगा कितना 360, 5 गुना करके 2 का भाग, फिर आएगा 900। इस तरह से ये सीरीज बनेगी। आप देख लीजिए 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, या हम ये कहें कि सभी संख्याओं में 240 में गुणे 0.5 किया गया है, और 120 में 0.5 और बढ़ा के 1 का गुणा किया गया है, 180 में 1.5 का गुणा किया गया है, 360 में कितने का किया गया होगा 2 का। मतलब एक संख्या यहाँ छूट रही है, सॉरी, 180 से पहले वाली जो हमें पूछी जानी थी वो कितनी छूट रही थी 120, उसमें किया गया होगा 1.5, और इसमें किया गया होगा कितने का 2 का, और इसमें किया गया होगा 2.5, ठीक है। इस तरह से गुणा किया होगा। तो बेसिकली बस यही है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अगला है परिमित अनुक्रम 486324216 और 144 आ रहा है। तो ऐसे तो लग रहा है ये एक वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन उसका यहाँ कोई मतलब है नहीं। इसमें सभी में आप गुणा करते जाइए 2/3 का, 2/3 का, 2/3 का, और 2/3, आपको आगे की संख्याएं मिलती चली जाएंगी। 2/3 का देख लेते हैं एक को करके, 486 में गुणे 2/3, 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 18, और 3 2 दूना 4, 6 दूनी 12, और 1 दूना 2 1 3, 324, जो कि अगली संख्या है। आप इसमें भी 2/3 का गुणा करेंगे तो आपको 216 मिलेगा। 216 में 2/3 का गुणा करेंगे तो 144 है। देखिए वो समय था जब हम सिर्फ जोड़ते और घटाते थे, हमें अगली अगली सीरीज में अगली संख्या मिल जाती है। थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर चेंजमेंट आया है, ठीक है। अगला देखिए, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका आंसर देख लीजिए, 14,400 था। अगला देखिए, और रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। आप सभी इसको लगभग लगा चुके होंगे। इसमें 5 कहाँ था, ग्राइंड था, ये था ग्राइंड। तो जी से कितना -5 बी पे आए, ए बी सी डी ई एफ जी,
देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 -5, आर से कितना है, एम पे आए -5। इसी तरह से इनको जब माइनस माइनस में हम लेके जाएंगे तो आंसर आ जाएगा बी, सब में -5। इस तरह से ये आपकी शिफ्ट 1 की क्लास थी। आपको बहुत जल्द हम शिफ्ट 2 की क्लास भी देंगे, और वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। शायद ही आपको कहीं इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया गया हो, हम ये नहीं कह रहे नहीं बताया गया होगा, लेकिन जल्दी सभी ने आंसर्स ही बताए हैं। आपको एक कंप्लीट क्लास देने का हमने प्रयास किया है। गलतियां हो भी सकती हैं क्योंकि जल्दी में, और थोड़ा सा ना अभी रात का टाइम हो रहा है, लगभग 2:30 से 3 बज रहा है, तो गलतियां होना स्वाभाविक है ना, नींद भी आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।